करने हैं, किस तरह से आप लोग ऐसे वहां पे बैठ के बगैर पढ़े, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो आप किस तरह से कर सकते हैं, 60 नंबर ऐसे में कैसे लेने हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकती है, किस तरह पैराग्राफ जनरेट करने हैं, इन क्लासेस में जाते हैं, मैं तीसरा ऐसा कुछ खा लूँ उसके बाद। और ये बैच चलने दें फिलहाल, आते रहो फिलहाल, चलने दो, आपको फायदा हो जाएगा। ये नहीं, जो चीज़ तुम लोग नहीं पढ़ते मैं आपको वो दिखाऊं पहले। जी बेटे क्या हो? नहीं बच्चे, ये लो, ये देखें जी सारे। क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी रिस्क एंड रिस्पॉन्सेज, मैंने इसका टॉपिक दिया हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, तो ये कंटेंट है आपका इसका। Recording in progress. कितना जबरदस्त कंटेंट है सामने आपके। इन चेंज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन फूड सिक्योरिटी, सीधा सीधा ऐसे नीचे लिखा हुआ है, इम्पैक्ट्स ऑन एग्रो इकोसिस्टम, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, पेस्टोरल सिस्टम्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, जेनेटिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी दिए हुए हैं, सोशल भी दिए हुए हैं, vulnerabilities, determine the importance of the next net impact of food on food security nutrition, impact on food security nutrition conclusion, पूरे के पूरे ऐसे बना हुआ है आपका, ठीक है। मैंने आपसे पूछा ऐसे, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ये सारा कंटेंट है उसका, इसको पढ़ोगे, इसी से आप इम्पैक्ट लिखते हैं कि कौन कौन से इम्पैक्ट आ रहे हैं, लेकिन कंटेंट पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से लिखा जाएगा, बड़ा रेलिवेंट मटेरियल है, मिला हुआ है मटेरियल आपको ड्राइव में, ये है, भिजवाया हो मैंने, पता मुझे, मैंने भिजवाया हो, चेक करें। कभी कभी हमारी ड्राइव भी चेक कर लिया करें, कभी फारिग हो ना, कभी बैठे हो बोर हो रहे हो तो चेक कर लिया करें, ठीक है। अगर कभी मतलब कभी मैसेज शैसेज लेट हो रहे हो तो मेरी ड्राइव तो खोल ली ना, देख लिया करें कि सर ने कोई चीज़ अगर शेयर कर ही दी है तो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, आगे जी, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड गुड न्यूट्रिशन इन कंटेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, सजेशंस, उसने लिखा हुआ है जी, डिवाइस अप्रोप्रिएट सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज, address gender-related vulnerabilities, conceive disaster risk reduction for food and security and nutrition, build resilience of agriculture system, livestock and pastoral system। किस तरह resilience का मतलब क्या होता है कि इवन क्लाइमेट चेंज हो भी रहा हो फिर भी इम्पैक्ट कहाँ है, इस तरह मैनेजिंग जेनेटिक रिसोर्सेज, इन्वेस्टिंग इन resilient agriculture development, investing in system to assess risk vulnerabilities and adoption options। अब ये कंटेंट पढ़ने के बाद अगर आप इस ऐसे को लिखते हो ना कंटेंट पढ़ने के बाद, तो आप इसमें नंबर ले सकते हैं अराउंड 50 60, प्रोवाइडेड आपकी ग्रामर ठीक हो, आपका स्ट्रक्चर ठीक हो, प्रोवाइडेड मैंने कहा। अब तरीका क्या होगा, मैं नीचे इसमें देखता हूँ, इस ऐसे के अंदर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सारे बता दिए और सोल्यूशंस। ये ऐसे इंपॉर्टेंट भी इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज का ना फूड चेन के ऊपर बड़ा इशू आया, और फ्यूचर में ना क्लाइमेट चेंज आपकी फूड सिक्योरिटी को ना बिल्कुल ही तबाह कर देगा। सस्टेनेबल सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन नहीं रही। अब क्लाइमेट चेंज फसलों की आउटपुट को भी इम्पेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज फसलों की जो सी है उसकी उसको ग्रोथ को भी इम्पेक्ट करता है,
सीजन जो से हैं वो इम्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे। आगे चलते हैं, है सिर्फ 76 पेजेस का, आप डिवाइड किस तरह करते हैं, तुम लोग को ज़्यादा लग रहे होंगे। रीडिंग के बगैर आपका ये ऐसे राइटिंग नहीं होती ना। तो ये टर्म्स हैं, स्टार्ट इसने कैसे किया, आगे चल के चलते हैं जिसको एक्नॉलेजमेंट्स हैं, समरी, ये देखें, ओवरव्यू। यहाँ छोड़ते जाना, पढ़ना कहाँ शुरू करना है जी। ये इसने समरी में भी बड़ा ब्रीफ सा दिया हुआ है, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक सोशल कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी। चलें जी, इसमें से फ्रेज कौन सी लगाई उसने, अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी? ये स्पार्टिस पर फ्रेज मिल गई ना? हाँ, नहीं मिली? तो वहां तुम्हारा गूगल से आपके मसला लग रहा है, जमीन प्लाट साइड का मसला तो नहीं है? अच्छा जी, एट फार्म हाउस होल्ड लेवल, एट नेशनल लेवल, ग्लोबल लेवल, इसने इम्पैक्ट दिए तो है सारे क्लियर, 14 पेजेस तक के। ये देखें, ये ये ग्राफ तैयार कर लेना, ये करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे भी नहीं आएगा तो करंट अफेयर में आ जाएगा, आना है इसने। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स फूड सिक्योरिटी इन ऑल डायमेंशंस, नेट इफेक्ट of climate change and food security depend on vulnerabilities, responses ensuring food security and good nutrition। यहाँ तक भी पढ़ लोगे, कंटेंट को काफ़ी होगा। एनेबल अडॉप्शन थ्रू पॉलिसी इंस्टीट्यूशन, ये सोल्यूशन है सारे। सोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्यों? क्योंकि सोल्यूशन ही आपको फ्यूचर में चाहिए ना, आपको प्रॉब्लम तो सारे पता है, सोल्यूशन ही चाहिए। सिक्योरिंग लैंड टेन्योर इज पैरामाउंट, कलेक्टिव मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जेंडर स्पेसिफिक स्पोर्ट सर्विसेज आर नीडेड, policy will be needed to reduce financial risk, enhance markets and trade contribution to stability of food security, strengthen regional and international cooperation, सर acting now। सॉल्यूशन जी, सजेशन में यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन को? सजेशन में क्या है? सॉल्यूशंस किसी भी चैलेंजेस के हम पढ़ते हैं तो उसको एज अ सजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी acting on climate change to ensure food security for all। यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू है, इससे पहले समरी थी। एक खुशी की बात है, तुम लोगों ने कभी पढ़े बगैर लिखा, पढ़ के लिखा नहीं ऐसे ना, आपके सर मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसे बस अभी ये चल रहा है, हो जाएगा, मैं दे दूंगी। डिले है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत सारी, मैं उसमें फिर इस बातों में उलझ जाती हूँ कि यहाँ कौन सी फ्रेज लगेगी, कौन सा क्लोज लगेगा, इस चक्कर में मेरा बहुत डिले हो रहा है। बेटा डिले इसलिए हो रहा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। डिले आपके इसलिए हो रहा है बेटे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कम है, तो ठीक हो जाएगी ना। आप लोग ये जी सर, ज्यादा प्रैक्टिस, टाइम लग रहा है मुझे टाइम तो लगेगा। क्योंकि मेरा फर्स्ट एस है, इससे पहले मतलब मैंने बच्चों वाले ऐसे लिखे हैं। तुम सबके बच्चों वाले हैं, टेंशन ना लो। ठीक है। हाँ, अच्छा, मेन क्लाइमेट चेंजेस ऑफ इम्पोर्टेंस। अच्छा ये देखिए जी, ये मैं आपको दिखा दूँ, देखें, सुने सुने सुने, ये कंटेंट आपने पढ़ना है सारे का सारा। मैं इसके आउटलाइन भी आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे टाइप कौन सी होगी आप बताएं, ये बहुत डिटेल है, ये देखो। चलो ये मैं दिखाता हूँ तुम लोग। एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज इन रीजन इन द टेम्परेट zones, but decrease in regions of the low altitude, including prominent agriculture and heavily irrigated areas। अब आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज पता है क्या लिखना आता है, मैं बताऊँ। तुम लोगों ने क्लाइमेट चेंज को ना तबाही फेर देनी है कि पानी तो है ही कोई नहीं दुनिया भर में। हाँ, हालांकि ये नहीं है, उसने दो में डिवाइड किया। उसने क्या है जी, टेम्परेट जोन जो से है ना, उसमें पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी है, लेकिन आपके जो लो लेटीट्यूड्स हैं उसमें कम हो गई है। अब ये रिसर्च बेस ऐसे होता है, जो आपके ऐसे होते हैं वो तुक्के बेस्ड होते हैं, कि आप लिख दो कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से रिसोर्स खत्म हो गए हैं, तबाही फिर गई है, अब तो बस। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके जो एसेज होने चाहिए वो रिसर्च बेस्ड होने चाहिए।
इसलिए नंबर नहीं आ रहा, इसलिए 40 में मुश्किल से क्रॉस हो। Constraints on fresh water availability in heavily irrigated areas, however, may lead to large reduction in the irrigated share of overall agriculture production. Amplified drought, ये देखो इसमें फ्रेज भी निकालो जरा। अच्छा, स्टडी करने का तरीका कोमल अभी क्या है, मैं अभी कोमल ही कह रही थी कि उनको ना फ्रेज गानी नहीं आ रही। आपकी लर्निंग आउटकम मैक्सिमाइज करने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम होनी चाहिए, जो कंटेंट पढ़ते हैं उसका। अब इसके अंदर देखें, कंस्ट्रेंट्स ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इन हैवीली इरिगेटेड एरियाज however may lead to large reduction in the irrigated share of the overall agriculture production, amplifying direct climate change impacts and increasing water induced variability in these regions। इसमें इसने दो, ये जो है ना, इसमें दो ग्रामर के रूल इस्तेमाल किए जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, मुझे बता दें। सर एक तो पार्टिसिपल फ्रेज है एम्पलीफाइंग डायरेक्ट क्लाइमेट एक चेंज। फ्रेज ये दोनों फ्रेजेस हैं, सर दोनों नाउन इंक्रीज फ्रेज। लेकिन इसने पैरेलल फॉलो किया ना। जी सर। दोनों पढ़ाए जी हैं। जी जी सर, क्यों नहीं पढ़े, पैरेललिस्ट पढ़ा है जी सर। क्यों नहीं पढ़ा तुम लोगों ने सही तरह? अब ये अच्छा जी, आगे देखें जी, मॉडल्ड हाउ फ्यूचर क्लाइमेट इंड्यूस्ड इरिगेशन शॉर्टेज विल इफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्राइसेस एंड द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ बायलेटरल ट्रेड पैटर्न्स। यहाँ तक इसने ट्रेड पैटर्न्स तक इफेक्ट दिखाया है, समझ बात में। आगे जी, रीजनल इंटीग्रेशन शॉर्टफॉल्स टेंड टू बूस्ट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड। अब ये देखें, ये इसका इम्पैक्ट क्या है। रीजनल irrigation shortfalls tend to boost international agriculture trade and alter its। इसका मतलब क्या है? चले मैं ये कहता हूं कि रीजनल एग्रीकल्चर शॉर्टफॉल्स के ऊपर ऐसे लिखे हैं, और उसकी वजह से ट्रेड इम्पैक्ट कैसे हुआ बताएं। रीजनल एग्रीकल्चर शॉर्टफॉल का मतलब ये है कि आपका रीजनल जो था ना, रीजनल प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में वो वीक होगी बहुत ज़्यादा। कैमरा लग सकता है क्लास में? कैमरा मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा, दूसरा पढ़ा हुआ ले लें मुझसे। रीजनल एग्रीकल्चर का जब शेयर कम हुआ तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? ग्लोबल ट्रेड शुरू हो गया। जी इंटरनेशनली उस पर इम्पैक्ट गया। सर क्योंकि इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जी, सर क्योंकि इंपोर्ट करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इस वजह से। पहले मुझे बताएं, सारे सीएसपी बैठे हैं यहाँ पे, सीएसपी ही हो, वो अलग बात है कि अभी अकेडमी में नहीं गए हो तो ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, दुनिया में ब्रिचल वाटर का क्या होता है? यही से पूछो, सब करंट में पाकिस्तान में तैयार है ना। ब्रिचल वाटर क्या होता है? ब्रिचल क्या वाटर क्या होता है? ब्रिचल वाटर क्या होता है? वर्चुअल वाटर? क्या होता है? सर जिससे सर्विसेज और गुड्स जो है वो बनाए जाते हैं और एक्सपोर्ट के लिए। तुम सारे ना 25 में शहीद होने के लिए तैयार हो। अल्लाह ताला बुलंद मुकाम बता फरमाए सीएसएस के रिजल्ट में। वर्चुअल वाटर होता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप देते हैं ना, सेल करते हैं। यानी कि अमेरिका को हमने दी तो हम, वो बनाई कहाँ पे गई थी? पाकिस्तान में। पानी कहाँ का लगा था? अब वो पानी गया कहाँ? अमेरिका। इसे कहते हैं वर्चुअल वाटर। शाबाश। इसका भी मैं बताता हूँ ये क्यों कॉन्सिक्वेंस है। ये तुम लोग करंट में पाकिस्तान में पढ़ते हो ना, कि जिसमें 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक और आउटलाइन छोड़ देते हो। ये आउटलाइन के अंदर पूरा टॉपिक है, करंट अफेयर की आउटलाइन पूरा टॉपिक है। पढ़ लो करंट अफेयर, बहुत पैसे कम कर देता हूँ फितराने के, और उसके बराबर कर देता हूँ। इंस्टीट्यूट के लिए तुम लोग इतना ही कर दो, क्या उसे कहते हैं? फितराना नहीं, वो उसको इतना ही कर दो, पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को। नहीं तो तुम लोगों के ना, जितना करंट अफेयर तैयार है ना, तो
ये तो देखिए, मुझे एक बात तो बताइए, यहां से यहां तक इस पैराग्राफ में कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको? ओके, थैंक यू। कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसमें? Finally, adaptation to climate change needs to be carefully considered competing water use and their various impacts for food security। इस एक पैराग्राफ में आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर भी, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा है, उसने ये बात की है कि क्लाइमेट चेंज से पानी कम नहीं हुआ, ज्यादा भी हुआ है और कम भी हुआ है। एक पैराग्राफ पढ़ के तुम लोग एक पैराग्राफ मुझे लिख के दोगे ना, इसके अंदर ग्रामर भी आपकी रिवीजन है। आप कैसे कैसे फेल हो सकता है, या मुझसे आप कैसे लिखा क्यों नहीं जा रहा? इसलिए लिखा जा रहा है कि आपने एक पैराग्राफ का एनालिसिस किया है हर पैराग्राफ का पढ़ने से। आपका अगले ऐसे में टाइम 10 दिन देता हूं मैं, क्या आप डेली एनालिसिस का टाइम निकाल रहे हैं 2 घंटे? नहीं। अब जब एनालिसिस का टाइम नहीं निकाल रहे तो आप कैसे आर्गूमेंट्स बिल्ड करेंगे? जब आप मैंने आपको अपने आर्टिकल्स के लिए उनके इंट्रोडक्शन आप तैयार नहीं कर रहे कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट कैसे हुआ है, जब आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे ऐसे रेटिंग। मैंने ना एक एनालिसिस करवाया अपने ग्रुप्स का, पुराने स्टूडेंट 3-3 साल से, मैंने कहा आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सीएसएस में? 3-3 साल पुराने स्टूडेंट से, 5-5 साल, उन्होंने कहा ऐसे प्रेसिंग। आज भी उस पे फिर मेरे ऊपर सवाल उठते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि टीचर क्या कह रहा है? अब टीचर बता रहे हैं आपको कि यार आपने अगर ऐसे इंप्रूव करना है तो आपको एक ऐसे 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ मैं, हर ऐसे में आपको ऑलमोस्ट मैं दिया है। बैच इतना लंबा हो गया, देखे ना बैच क्यों लंबे होते जा रहे हैं? क्योंकि तुम लोग ऐसे लिखने वक्त गिर जाते हो सारे। अब आप लोगों को चाहिए ये था कि आप एनालिसिस करें, ये अगले ऐसे आ रहा है, आप इसका पूरा दिन लगता है, पूरा दिन लगाएं, इसका एनालिसिस करें। अगर मैंने आपको 15 ऐसे तैयार करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और 15 डॉक्यूमेंट्स पढ़ाता हूँ आपको मैं, आप यकीन करो आपकी पूरी एक बुक बन जाएगी, उसके अंदर ग्लोबलाइजेशन और मेरे आर्टिकल भी पढ़ लेते हो। मैं मानते ही नहीं हूँ कि तुम लोगों के 650 नंबर कम आ जाए, मैं मानते ही नहीं हूँ। आप लोगों ने करंट में पाकिस्तान की आउटलाइन पढ़ी हो, आपकी अंग्रेजी की ग्रामर स्ट्रक्चर ना वीक ना हो, और आपने कंटेंट पढ़ा हो जो मैंने आपको दिया हो, मैं मानते ही नहीं हूँ कि आपके नंबर कम आ जाए, मानते ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आप लोग पॉसिबल ही नहीं है ऐसे में 50 नंबर से कम ले लो। प्रॉब्लम ये है कि आपने ये कोई भी ऐसे मैंने चेक किया है ना, उसके अंदर कंटेंट नहीं है, नहीं है। और रीजन ये है कि जब कंटेंट नहीं होता आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बन रही ना ग्रामर की, बाकी चीजों की भी। ये देखें जी अब कितना अच्छा लिखा हुआ है, इम्पैक्ट्स ऑन एग्रो इकोसिस्टम। और वैसे भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर अगर हम ये बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है फूड सिक्योरिटी पे, तो मेजोरिटी स्टूडेंट पता है क्या लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना फूड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है, उसकी वजह से लड़ाइयाँ होंगी। और अगर तुम लोग कॉन्फ्लिक्ट में चले जाओगे, एंड में तुम लोग कहोगे दुनिया तबाह होगी, अल्लाह खैर से। आर्गूमेंट्स इससे का वीक होते हैं आपके, मैं कहता हूँ वीक आर्गूमेंट्स इससे का। अब ये जो क्लाइमेट चेंज कहना है बहुत डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स, देखिए कितनी अच्छी बात की उसने, क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी हैं, और कैसे we qualify here as direct impacts those that are directly caused by modification of physical characteristics such as temperature levels। डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? टेम्परेचर लेवल चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया ना। डिस्ट्रीब्यूशन along the year and water availability, ये डायरेक्ट आ गए। इनडायरेक्ट क्या है? Indirect effects are those that affect productivity through changes in other species। Pollinators, ये indirect है, pollination का process effect होता है। Pest, disease, vectors, invasive species, ये indirect impacts है जो हमें नजर ही नहीं आते। किस जबरदस्त लेवल की उसने आर्गुमेंटेशन की हुई है ना। अब यहाँ पे नंबर मिलेंगे आपको। अच्छा, डायरेक्ट effects are easier to predict because they can be stimulated and easily modeled। They are now quite well projected for the main staple crops। There are few confirmed results for many plants, livestock, and aquaculture. Indirect effects which can play a major role, particularly less controlled environments such as for forestry fisheries, are much more difficult to model। इस पैराग्राफ में आपको सिमेट्री भी नजर आएगी, आर्गुमेंट्स की लॉजिकल फ्लो भी नजर आएगी, कोहेरेंसी भी नजर आएगी। अजान हो रही है, 5 मिनट ले लें ब्रेक आप नमाज के, ये शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं नमाज के ब्रेक।
अच्छा जी, इसको आप पढ़ने का तरीका, आई नो कि आपके लिए मतलब इसको टाइम देना मुश्किल है, लेकिन द पॉइंट इज, अगर आप मार्क्स गेनिंग की स्ट्रेटजी करते हैं ना ऐसे के अंदर, कि मार्क्स या आप सोचते हैं कि 40 मार्क्स की बातें हैं, 60 की नहीं आती, तो उसकी एक जरिए है ये देखिए जी, पोटेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम चेंज इन रिलेशन बिटवीन स्पीशीज, इसका भी इम्पैक्ट लिखा हुआ है। तो डिटेल रिसर्च पेपर है, इसको पढ़ें। इसकी मॉडल आपको दिखाता हूँ वो किस तरह करनी है। ये दिया हुआ है, इसको पूरे कंटेंट को तैयार करेंगे, आपके बहुत अच्छा तैयार हो जाना है ऐसे ये वाला। और मैंने आप लोगों को प्लानर दोबारा भेज दिए, ये देखिए उसको, प्लानर्स को। 10 डेट, इसकी डेट कब है? नहीं, इसकी 15 है, इसकी डेट 15 है। 15 है। ये रही इसकी आउटलाइन। ये आउटलाइन भेजी हुई है आपको, नहीं है? ये नहीं, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जी। ग्लोबल फूड supply depends on the climate conditions, and climate determines the output from the agriculture sector. And the change in climate has been impacting global food security, inviting the threat of food scarcity and shortage on a global level, calling for immediate address this. ये अगर तुम लोगों ने मटेरियल पढ़ा होगा, तुम लोगों को थीसिस समझ आ जाएगा। समझ नहीं आएगा? समझ आ रहा है ना? आप समझ आ रहा है? उसके बाद डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ये आपने लिखनी है। डेफिनेशन क्लाइमेट चेंज की क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और हिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये आप इसके अंदर आप ये सारी चीजें लिखेंगे। क्लाइमेट चेंज क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है, यानी कि डेफिनेशन टाइप्स में क्या करोगे, डेफिनेशन और टाइप्स वाले पैराग्राफ में आप क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी दोनों की डेफिनेशन लिख दोगे। हिस्ट्री में किसकी देखो, क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी दोनों की हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें वैसे कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना प्री इंडस्ट्रियल एरिया में फूड इनसिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन उस टाइम फूड शॉर्टेज किसी और वजह से थी, मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन जब आप कह लो कि आपने इंडस्ट्री लगा ली, आपने मॉडर्नाइजेशन कर दी, तो फिर फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी किसकी वजह से होगी शुरू होगी? फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से होना शुरू होगी। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, मरना तो है ही, तुम लोग जो मर्जी कर लो। समझे बात, नहीं समझे? समझे बात मेरी? मरना तो है। तो ये चले, इसको कॉन्सिक्वेंस क्या है, वट एवर। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी टुक बर्थ व्हेन विद इज बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन, जी बिल्कुल। आपको पता है जब सिविलाइजेशन की बर्थ हुई थी तो सबसे पहले क्या मसला बना था? फूड सिक्योरिटी का। ये भी आपको बताऊं कि जंगलों के अंदर लोग रहते थे, तो उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था फूड सिक्योरिटी की वजह से। उसकी वजह से फिर बचने के लिए, ये हिस्ट्री बता रहा हूं, मतलब आप लोग ना बिलीव इसमें करें, हर हर चीज मतलब, तो जंगलों के अंदर रहते थे, ये इसकी पूरी प्रेस ही है, इसकी पूरी प्रेस ही है। तो जंगलों में रहते थे तो फूड सिक्योरिटी थी नहीं, उन्हें मारना शुरू कर दिया एक दूसरे को, तो वो बचने के लिए एक दूसरे से मैदानों में है। तो जब मैदानों में तो एग्रीकल्चर शुरू हो गया। हाँ, हाँ, फूड इनसिक्योरिटी तब भी थी। तो ये एग्जामिनर को आप ले जाओ, जंगल के अंदर ले जाओ। वो एक होती है ना मूवी जिसमें आप इमेजिन करते हो, मैं जगह पे खौफ आता है, तो जंगल में ले जाओ, उसे पड़े आगे सर के ऊपर एक, वहां से घुसे फील्ड के अंदर उसे, तब जाके नंबर देगा। जब तुम लोग उसको महसूस नहीं कराओगे, महसूस कराया नंबर नहीं होता। Primitive people primarily focused on maintaining a constant supply of food for their families, उनको ज्यादा मुश्किल था। एंड ठीक है, hence food security is a concept which is as old as human। ये मूवी देखें, एपोकलिप्टिक मूवी देख के उसमें आपको नजर आएगा, सुबह निकलता है कबीला,
वो भागता रहता है जानवर के पीछे, फिर जानवर उनको मिल जाता है, शाम को लेके आते हैं, पार्टी करते हैं शाम को कि आज हमें फूड मिल गया। तुम लोग तो अभी यहाँ पे KFC फोन करो तो बर्गर आ जाता है। कितनी अच्छी दुनिया में रह रहे हो, वरना तुम लोग इमेजिन इमेजिन कि तुम साथ जंगल में रहते हो, इस टाइम बैठे तुम लोग देख रहे हो कि घर में कोई कोई उन्होंने पकड़ा नहीं पकड़ा, शाम को फिर तुम लोग वो जो कहते थे उस तरह का शाम को बैठ के बताओ कि आज मिल गया, बकरा मिल गया आज। है ना दुनिया अच्छी, लेकिन उसके साथ तुम लोग क्या हो गए हो, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखते। इतनी अच्छी दुनिया होगी फिर भी नहीं लिखते। सही है ना। तो फूड इनसिक्योरिटी तो रही है हमेशा से, सिनेरियोज बिल्ड किया करें। देखिए यार मैं एक बात बताऊं, पढ़ने वाला कौन है, पढ़ने वाला कौन होता है? नहीं, एग्जामिनर नहीं होता, रीडर नहीं होता। रीडर। नहीं, नहीं, इंसान। और इंसान क्या होता है? मैनिपुलेट। इंसान जिस उम्र में भी मैनिपुलेट होता है। अगर आपको मैनिपुलेट करना आता है ना, उसको नंबर आपके, दिस इज बेसिकली फेलियर ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करते हैं किस तरह से? सिनेरियोज बिल्ड करके। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अच्छा स्पीकर और अच्छा राइटर वो होता है जिसको स्टोरी बिल्ड करनी आती है, वरना नहीं होता। तो आप अगर जब तक स्टोरी बिल्ड नहीं करेंगे ना अपने राइटिंग के अंदर, सिनेरियो बिल्ड नहीं करेंगे, तो एग्जामिनर को आप कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे वो राइटअप लिख रहे होते हैं जो कि कंप्रोमाइज होते हैं। बारल जी, करंट सिनेरियो फूड सिक्योरिटी क्या है जी, वो देखते हैं जी क्या सिनेरियो आपका फूड सिक्योरिटी का। आजकल आप लोग आप पढ़ेंगे उसको आपको समझ आ जाएगा। क्या ख्याल है? फैक्टर्स विच रिफ्लेक्ट दैट ऑनगोइंग इम्पैक्ट ऑफ फूड और क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी। अच्छा ये मैंने पहले लिखा हुआ है मटेरियल के बगैर, मटेरियल बाद में पढ़ा जी। The change in weather patterns has brought an expected change in rainfall patterns, making agriculture sector vulnerable to climate change। अब मैंने ये नहीं लिखा कि आपका जो सा है वो बारिश में पानी कम है ज़्यादा, तो ये अब वो पैर याद आ रहा है कुछ मैंने प्रूव किया था, सॉरी जो पढ़ा था कि इसमें पानी ज़्यादा भी हुआ कम भी हुआ। रेनफॉल पैटर्न आप उससे लिंक कर सकते हैं, कहीं पे बारिश ज़्यादा होगी कहीं पे कम होगी। अगर इस टॉपिक स्टेटमेंट को तुम लोग उधर से सपोर्ट दोगे ना, उधर से, तो ये बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा रिसर्च बेस्ड। फिर ये क्लाइमेट चेंज हैज बीन इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, उसमें और भी था, बायोडाइवर्सिटी का भी था। हाँ, अब इस टॉपिक स्टेटमेंट को प्रूव उधर से करोगे ना, तो फिर आपका बड़ा अच्छा आ जाएगा। फिर फूड सिक्योरिटी लार्जली डिपेंड्स ऑन रिलायबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड चेंज इन सीजन इम्पैक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। सीजन्स के भी चेंज ने लिखा हुआ है, सीजन चेंज होने से कैसे, उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी लिखे थे, वो टॉपिक स्टेटमेंट बना सकते हो। क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट इम्पैक्ट भी आया और इनडायरेक्टली भी आया, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट दोनों को बताया। Change in climate also brings a negative impact to crops, making the on the yield of crops। ये पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स के भी मैं इसमें लिखा हो कहीं ना कहीं। अच्छा जी, the harvest from crops gets severely impacted due to heat waves। ये भी heat waves की वजह से बहुत impact होता है। climate change is a cause of famines। सारी बात है, famines की वजह से फूड सिक्योरिटी भी इंडेंजर होती है। चेंज इन क्लाइमेट बैडली impacts soil fertility। यस, soil fertility भी, सोयल फर्टिलिटी होती है कि एबिलिटी ऑफ द सोइल टू प्रोड्यूस फूड, वो भी इफेक्ट होती है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से भी आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये टॉपिक स्टेटमेंट आपके सिर्फ उसके लिए है, गाइडेंस के लिए ना, मैं आपको पूरी ऑर्डर भेज देता हूँ उसकी, मैंने भेजी हुई है मेरे पास, क्योंकि मैं भेज देता हूँ ऑर्डर साथ में, देख लीजिएगा। देखिए है, उसमें है ये क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी चेक कर लें। अच्छा उसके पास सजेशन है, ये देखें जी, ग्लोबल कंसेंसस अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ये उसको नोट में आपको नजर आएगा। ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लान टू इंश्योर रिलायबल फूड सप्लाई, ये भी आपको नोट्स में नजर आएगा। इन्वेस्टिंग क्लाइमेट फंड, ये भी आपको नोट्स में नजर आएगा। इंट्रोड्यूसिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स। अच्छा मैंने वो नोट्स नहीं पढ़े बाय द वे, ये मेरे अपने आइडियाज। अब ये मैच कैसे कर जाते हैं, मैच कैसे कर जाते हैं, ये रीडिंग है, रीडिंग करोगे तो ऐसे ही होगा। जब आप लिखोगे तो किसी बुक को भी आप करोगे कि उसमें से ये मैच कर देंगे आप, रीडिंग रीडिंग बढ़ाए।
बेटर प्लान डील विद क्लाइमेट डिजास्टर। तो ये सजेशन के पैराग्राफ आप ऐड, ये सारा पैटर्न ऐसे करोगे, सारा पैटर्न ऐसे करोगे। स्टार्टर्स, उसके बाद थीसिस, उसके बाद 8 फैक्टर जो प्रूव करेंगे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है फूड सिक्योरिटी पे, 8-9 फैक्टर, सारा वही। उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक पार्ट के बाद बॉडी पैराग्राफ के बाद सजेशन के बाद कंक्लूजन। Climate change has brought challenges for the world in the sphere of food security, and it requires serious efforts to minimize the growing risk of insecurity owing to climate। ये ऐसे आपका सामने है, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। मुझे बताएं इसमें से फर्दर आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। जी बता सकते हैं जी। कंटेंट पढ़ना है जी, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर में जंप करना। अच्छा, एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में जंप आप करेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन में पूछ रहे हैं बॉडी पैराग्राफ में अगर आपका एक पैराग्राफ खत्म होता है तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं मोर ओवर से, हाउएवर से, एडिशनली से, या बिसाइड से, या अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड ऑन क्रॉप यील्ड, the other impact of climate change is in the form of shortage of water। इस तरह लिंक कर सकते हैं, पिछले को अगले से लिंक करें एक फ्रेज के जरिए, क्लॉज के जरिए, डिपेंडेंट क्लॉज के जरिए। इंट्रो में भी कनेक्ट लगा सकते हैं, मोर ओवर, हाउएवर, एडिशनली, इंट्रो में भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ट्रांजिशन तो आप दे सकते हैं, तो तरीका ही होता है कि आप तो पिछले पैरा का हिंट दे दें कि preceding paragraph discuss on the impact of climate change on water supplies, ठीक है, resulting into the shortage of food। This paragraph further uh, throws light on the impact of climate change on food security by reflecting the impact of heat waves on food supply chain। फिर फर्दर उसको एलैबोरेट करते हैं, तो लिंकेज तो इस तरह डेवलप कर सकते हैं कि पिछले को अगले से लिंक करें, या एक और तरीका होता है कि आखिरी लाइन जो होती है पिछले पैराग्राफ के बाद, मतलब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट मैंने बताया हीट वेव्स की वजह से क्रॉप्स पे क्या है, तो इसकी आखिरी लाइन जब मैं लिखूंगा तो मैं द नेक्स्ट पैराग्राफ विल फर्दर एलैबोरेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो फिर वो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में लिख दूंगा, तो वो लिंकेज डेवलप करना मुश्किल नहीं होता। पिछले पैराग्राफ की आखिरी लाइन लिख दो या अगले पैराग्राफ की पहली लाइन लिख दो, आपका लिंक जनरेट करना इशू नहीं होना चाहिए। वो लिंक जनरेट ऑटोमेटिकली भी होता है जब आप करते हैं जी। जी क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी का मैं भेज देता हूँ जी, मटेरियल आपके पास नहीं है, मैं दोबारा भिजवा देता हूँ, 1 मिनट रुक के। क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी की ऑर्डर नहीं भेज देता, मटेरियल भेज देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन आउटलाइन में तो आएगी, नेक पार्ट में भी आएगी, सुबह को भेजें डायरी लेके, नेक पार्ट भी आएगी, क्यों नहीं आएगी, नेक पार्ट भी आएगी। नहीं समझे बात, नेक पार्ट में पूरा बॉडी पैराग्राफ नहीं होता नेक पार्ट का, बताओ। यस बेटा, डायरी लेके आए, डायरी रखे मेरे पास सारे अपने जी। नेक पार्ट में बात सुने जी, एक और मैं बता दूं, सुने जी एक चीज और बता दूं। नेक पार्ट क्या होता है जी, ये नेक पार्ट में बेसिकली अब ये बताते हैं कि आपको टॉपिक के बारे में, अच्छा जरूरी भी क्यों है, इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद सीधा आप जंप कर गए पैराग्राफ के अंदर, बॉडी पैराग्राफ में, कि जी मैं फैक्टर प्रूव करता हूँ, गलत चीज़ है। नेक पार्ट क्यों होता है, नेक पार्ट में बताया ना क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन तो आती है ना आपको, ये तो बताएं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। एक ऐसे में पास होने का ट्रिक बता दूं, 90% पास हो जाओगे, लेकिन वो 90% प्रोबेबिलिटी है पहली दो चीजें निकाल के, यानी कि तुम लोग ग्रामर स्ट्रक्चर ये सही हो, कंटेंट आपके पास हो, तो तीसरी चीज आप पास होने के लिए जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है, आप अपने ऐसे के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ आते हैं। मैं अगर ऐसे अटेम्प्ट करूँ ना, तो मैं अपने ऐसे में क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, लाइक मैं एग्जामिनर को बता के आऊंगा कि यार राइट लेफ्ट, आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड अबव बिलो सारे डायमेंशन ही है। मैं क्लाइमेट चेंज के ही बताऊंगा,
मैं फूड सिक्योरिटी के बताऊंगा, मैं उसके इम्पैक्ट भी बताऊंगा, मैं उसके सोल्यूशन भी बताऊंगा, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, मैं उसके करंट स्टेट भी, मैं उसके लिंकेज भी, मैं उसकी साइंटिफिक रीजन भी, मैं उसकी रिलीजियस रीजन भी, अगर मेरे पास कोई हुई तो मैं उसके पर्सनल ओपिनियन भी, मैं क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री भी, फूड सिक्योरिटी की हिस्ट्री भी, फूड इनसिक्योरिटी की रीजंस भी, सारी, और उसके सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी सारा बता के आऊंगा। एग्जामिनर जब ये कहेगा कि यार कोई सवाल रह गया है, नहीं, फिर नंबर देना यार। हाँ, आप लोग शगाफ छोड़ाते हैं या क्लाइमेट चेंज नहीं बताते तो वो कहते हैं हाँ ठीक है यार, क्लाइमेट चेंज तो बताया नहीं है। बेटा लिखिएगा, ये सितंबर अक्टूबर बैच के अंदर आपने आउटलाइन भेजनी है क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी की, प्लस आपने मटेरियल ही भेजना है इसका, प्लस वीडियो भी भेजनी है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? मेरी डायरी ले आए यार, ये फाइल ले जाए आप, ठीक है, थैंक यू। ये नहीं समझे बात? नहीं बात समझे, तब तो बात समझे नहीं समझे जी। नेक्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन के बाद आना सारी बात है। यस। क्या आप पूछे सवाल? क्लियर हुआ ये? इस ऐसे का सवाल पूछना जी, ऐसे टाइप्स के ऊपर जाऊंगा मैं फिर। इस ऐसे सवाल पूछ लें जी। जी पूछें। नहीं पूछ रहे? नाराज हो? सर जी सवाल मेरा पूछो। हाँ दाऊद बताओ। सर अगर कोई ऐसा ऐसे आता है जिसमें मतलब ना उसकी डेफिनेशन मांगता हो या उसमें जो नेक पार्ट है वो नहीं आ रहा होता हो तो फिर उसको सर कैसे हैंडल करें? मेरे जहन में बात आई थी लेकिन मैंने जो सा थोड़ी, दाऊद अच्छा बच्चा है ना, मैं क्या कहूँ उसको। बेटे एक बात बताऊँ, ऐसे रेटिंग जो सी है ना उसमें वो मांगेगा कुछ नहीं आपसे, ठीक है? लाइक वो आपको कहेगा क्लाइमेट चेंज, बस। वो ये नहीं कहेगा मुझे कॉज इतने दो, अफेक्ट्स इतने दो, सोल्यूशन इतने दो, नेक पार्ट दो ना दो, कभी भी नहीं कहेगा। क्यों? चले मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको भी दिखाया फूड सिक्योरिटी के ऊपर एक पूरा आर्टिकल, सर में जी, आप एक चीज देखिएगा जी। सर मैं उस दिन एक वो ऐसे देख रहा था तो सर वो ये ऐसे था कि पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स आर मोर इन रियल्स देन रियल। आर मोर। इन रील्स देन रियल। हाँ ठीक है, तो इसमें बुराई क्या है? चलें एक बात सुने, इसमें बुराई क्या है? रील्स और रियल में तो रील्स में तो फिर डक्की भाई भी हैं, उनको रोक लें। हाँ, रील्स के अंदर तो आप फिर वो नंगी वीडियोस भी आपको खुद निकाल के भेज रही हैं, फिर क्या मसला है बताएं? आपने इतराज किया है कभी? बताएं, रील्स नो के सर, अंदर मेरा सवाल। तो सुन लेना, बात तो सुन लेना। जी ये जी जो है सर। किसी को भी देगा नहीं, क्योंकि हर बंदे की प्राइवेट लाइफ है। अगर सिविल सर्वेंट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रील्स नहीं बना सकता, बिल्कुल बनाया जी, उसकी लाइफ है। आप लाइफ का कहाँ पे दुनिया में किस जगह पे लिखा हुआ है कि रील नहीं बना सकते? आप सिविल सर्वेंट को तंकीद के निशाने से बनाते हैं क्योंकि आप सिविल सर्वेंट खुद नहीं होते। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। कल को आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आप तुन के लगाएंगे, ठीक है? ये आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज है रियल। मैं सिविल सर्वेंट हूँ जी, जितनी कोशिश मैंने पाकिस्तान के लिए की है ना, आपको क्या पता। जब आपको पता नहीं होता ना कहानी, तो फिर आप ऐसे ही ऐसे निकालते हैं जिन्होंने बनाया ये। सिविल सर्वेंट्स आप ही बनेंगे, आप जैसे लोग ही होंगे सिस्टम के हिस्सा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से काम करिएगा तो आपको आपको लग समझ आएगी ना। ये जो आप
कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना, रील्स में है तो अच्छी बात है यार। मैं खुद अगर मॉडलिंग भी करना शुरू कर दूं तो बुराई क्या है यार, मुझे समझाएं। मेरा ब्रदर ला है, वो बाहर रहता है, वो बड़ा अच्छा मॉडल है, फिर वो सिविल सर्विस में है बाहर, इंग्लैंड की। 4 दिन वो 5 दिन सिविल सर्विस की जॉब करता है, वीकेंड में मॉडलिंग करता है और अच्छी खासी मॉडल्स के साथ करता है पाकिस्तान। मैं तुम लोग को भी उसकी मॉडलिंग तस्वीर दिखाऊंगा। हाँ, कराची के, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। वो भाई मॉडलिंग करता है और वो अपने आप को फंक्शंस के अंदर वो कहते हैं जी मुझे बता बुलाए मॉडलिंग मैं करता हूँ। 4 जॉब्स करता है वो सिविल सर्विस के साथ। तो पॉइंट ये, एक तो इतराज है मुझे इस पे जी, रिलीजियस, इवन रिलीजियस स्कॉलर्स की रील्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर मैं CSS ना करता तो मैं मौलवी बन जाता, किताबें पढ़ता और दीन बेचता। दीन सही है। आज तक। आप किस ग्रुप, CSP अच्छा, किस ग्रुप? जी जी जी। तो क्या मुश्किल है पाकिस्तान में ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, तो रील्स किसका नहीं हक है यार, आपका हक है, आप नहीं बनाते। तो पहले तो ऐसे ही बड़ा अजीब सा रहा है ये, तो मैं इस पे क्या बात करूँ। रियल में है जी, पब्लिक सर्विस है, बिल्कुल है। अब आपके पास दफ्तर में रिसोर्स नहीं है, अगर पैसे नहीं है, क्या कर लोगे आप काम। तो आप आपकी आपकी एलोकेशन किस ग्रुप में हुआ है सर? रेलवेज में बेटा, पाकिस्तान रेलवेज में। और मैंने जितना लोगों को सर्व किया ना, मेरी बात सुने, मैंने मैं सरगोदा में पोस्टेड रहा 2 साल। मैंने हर स्टेशन पे अपना पर्सनल नंबर लिखवाया हुआ था कि कोई बंदा भी मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकता है अगर मेरा स्टाफ उनको तंग करे। मेरे पास 1000 का स्टाफ था, 1000 पीपल, 1000। आप मुझे अच्छा सर। बताइए, मैं अपना कस, अपना पर्सनल नंबर मैं आपको लिखवाऊं, सुने मेरी बात सुने। पर्सनल नंबर, मैं दफ्तर का दरवाजा खोल के बैठता था, मैंने स्ट्रिक्टली कहा हुआ उधर सरगोदा में, जब मैं सर अकेला ऑफिसर था, मैंने कहा था कोई बंदा आएगा ना, वो बगैर मुझसे मिले नहीं जाएगा, ठीक है। नो वन इज एयर एज एन ऑफिसर यहाँ पे। अब लोगों लोगों जानते हैं। आपको पता है लोगों ने क्या किया, मतलब मैंने ग्रीन बेल्ट्स वहां पे इनिशिएट करवाई थी। लोकल्स ग्रीन बेल्ट बनवा रहे थे। ग्रीन बेल्ट थी जहाँ पे गंद पड़ा होता है ना, उधर मैंने PI उसमें एयरफोर्स वालों को इन्वॉल्व किया, अपने DS को इन्वॉल्व किया, DC को इन्वॉल्व किया, मीटिंग्स की। लोकल्स माफिया ने उस नहीं बनने दी। कोर्ट में केस हो गया, ठीक है, और वो ग्रीन बेल्ट ना बन सकी। इस तरह की। आपकी सोसाइटी जो सी है ना, वो सिविल सर्वेंट को काम भी तो करने दे। मेरे खिलाफ एप्लीकेशंस भी आई, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन है, मैं क्या बताऊं। प्रॉब्लम ये है, आप लोग सोसाइटी की बात करें, सिविल सर्वेंट यहाँ पे बड़े अच्छे हैं। मैं आपको पुलिस का बंदा बता देता हूँ, जब मैं सिविल सर्विस में नहीं था तो मेरे ऊपर केस हुआ हुआ था, ठीक है, तो मैं उसके पास चला गया, DPO के पास। अब ऐसे से हटा दिया तुम लोगों ने मुझे, तो मैं उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो उस बंदे ने कमाल नहीं कर दिया, DPO ने। मैं उसे मिला भी नहीं, मैं दूर खड़ा हुआ था। उसने देखा, उसने कहा यार आप इधर आए एंड पे, उसने कहा आप इधर आए। मैं गया, उसने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर वो एक FIR होगी मेरे ऊपर। है यहाँ पे FIR होगी है? जी सर। दिखाए FIR, दिखाई। उसने SHO को फोन किया। उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी है, तूने, मुझे पता है तूने बच्चा फंसा दिया, ऐसे ही उसने बोला। उसने कहा CSS करने वाला बच्चा है, तूने फंसा दिया इसको यार। वो SHO के सर सॉरी सर, उन्होंने नाम लिखवाया। उसने कहा तुम्हें पता है कब्जा ग्रुप है, तुमने पता है तुम्हें जमीनों का मसले होते हैं, ये कैसी करते हैं, बच्चों को फंसा देते हैं। अब 10-12 साल हो गए हैं, मैं उसकी तारीफ ना करूं। आप लोग कहते हैं अफसर नहीं काम कर रहे हैं यहाँ पे। तनकीद हमेशा आसान होती है, आपके अपने लोग शामिल हैं हर गड़बड़ में। तो पॉइंट ये है कि तनकीद आसान होती है। मैं आपको ऐसे ऐसे अफसर बता देता हूँ जो वाकई तुन के सर्विस कर रहे हैं। तो पॉइंट ये यार, ये तो टॉपिक ही बड़ा वेग था कि ऑफिसर्स, भाई आपका सीरियस नहीं हुआ, आपने टॉपिक स्टेटमेंट बना दी। हाँ, तो इट्स ओके। और दूसरी चीज है जी, मेरी बात सुने, आप सिविल सर्विस, आप सब क्या मेंटेलिटी शो कर रहे हैं। आप जब डिपार्टमेंट पूछते हैं किसी से, मेरा पहला PSP था, लेकिन PSP मेरे किसी रीजन से था। तुम सब PSP में क्यों आना चाहते हो, पता है तुम लोगों को? तुम लोग सिर्फ पावर चाहते हो कि रिश्तेदारों को तोड़ के रखेंगे, ठीक है, और जो मिलेगा उसे तोड़ देंगे।
और क्या मेंटेलिटी है बताएं आपकी? पीएसपी मैंने किया, और क्या लॉजिक है? प्रोटोकॉल मेंटेलिटी, यस। आप लोग अपने आप को इंफीरियर समझते हो। आप समझते हो कि जब तक 6 बंदे हमारे साथ नहीं होंगे हमें लोग, सोसाइटी इज्जत नहीं देगी। अगर आपने इज्जत के लिए 4 बंदे रखने हैं, गार्ड रखने हैं, तो फिर ये आपकी मेंटेलिटी क्या है? इज्जत तो आप कमाए अपने इंटेलेक्ट से। हाँ, आपकी आधी कौम तो पीएसपी के पीछे पागल हुई होती है कि भाई पीएसपी मिल जाए, पीएसपी मिल जाए, क्योंकि सबके एक्सप्लोरेटरी मेंटेलिटी है। कौन से इंटेलेक्चुअल है आप लोग या हम लोग कि हम? तो भाई आपका डिपार्टमेंट जो भी है, सर्व करने से कौन रोकता है आपको? आप मेरे इंफॉर्मेशन ग्रुप में हैं, आप इनकम टैक्स में हैं, आपके दर पे किसने आना है? कॉमन मैन ने। कॉमन मैन को आपने सर्व करना है, आपको क्या लेना है डिपार्टमेंट से? आप कॉमन मैन सर्व करें। मसला ये है, तुम लोग कॉमन मैन को सर्व करने की नीयत से आते नहीं हो। तुम लोग आते हो अपने आप को सर्व करने की नीयत से। अब आगे ना चलाओ मुझे, नहीं तो यहाँ बात आगे बढ़ जाएगी। हाँ, सारे बैठे हुए हैं पीएसपी ज्वाइन करने वाले। हाँ, और फिर तुम लोग अपनी दौलतें देखना जब तक तुम लोग कर जाओगे कि 10 साल बाद अपनी जो सी सर्विस के इतने तुम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए होने हैं कि तुम लोग खुद काउंट नहीं कर पाओगे। हाँ, अच्छा जी, बात सुनिए, टाइप्स ऑफ एसेस के ऊपर ये यहाँ तक ये समझ आ गया? जमा कब कराना है आप लोगों ने? ये ऐसे 15 को जमा होने हैं। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। यही कैसे कब जमा होने हैं? कल। आज है। आज है, ये कैसे है? 15 को आपका ये ऐसे है। ऐसे डिले मत कीजिए। अब बात सुनिए यार, ऐसे डिले मत करें। आप लोगों में से जो बच्चे ऐसे नहीं लिख रहे हैं ना, जुल्म कर रहे हैं। ऐसे मत डिले करें प्लीज, ऐसे मत डिले करें। कोमल भाई मुड़ करें बेटे, ऐसे को सर लिखें। मत मत डिले करें। नहीं लिखा जाता फिर भी लिखें। मत इस तरह करें। ऐसे की टाइप की और बात करता हूँ। आपके जो 90% ऐसे आएंगे वो आएंगे आपके क्रिटिकल एनालिसिस वाले। वजह उसकी ये है, पिछले साल ऐसे आए जी, पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी। जी थैंक यू एहसन, मिल जाएगा। पाथवेज टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, ये ऐसे आपका फैक्ट्स फिगर एनालिसिस के ऊपर है। और सारा का सारा आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से पाकिस्तान। और इसमें भी मैं एक बात वैसे आपको बताऊं, चले मैं इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि फेल किस तरह होंगे आप। पाथ टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी के ऊपर 90% स्टूडेंट पता है क्या लिखेंगे? अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि कहाँ पे आप फेल होंगे ना। इस ऐसे की सिंपल बच्चे कहेंगे जी पाथ टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी, नंबर 1 डेमोक्रेसी, नंबर 2 करप्शन, नंबर 3 एजुकेशन, नंबर 4 क्लाइमेट, नंबर 5 गवर्नेंस, नंबर 6 वुमेन एम्पावरमेंट। 6 हो गए। ये 90% बच्चे लिखेंगे। आपको बताऊं पाथ ऑफ पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी क्या है? जियो स्टडी लोकेशन, उसको यूटिलाइज करें। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिक्योरिटी स्टेट टू इकोनॉमिक ओरिएंटेड स्टेट, ये पाथ। डेवोल्यूशन ऑफ पावर, लोकल बॉडीज की फॉर्म, ये पाथ। क्योंकि लोगों को यूनाइट करें। नेशनल इंटीग्रेशन बाय फॉस्टरिंग अ नेशनल कल्चर, क्योंकि आपकी नेशन डिवाइडेड है। Educating youth, especially investing in youth, or not in terms of education, in terms of quality education, वो important है for the transformation of their mind। और independent and fair elections, मैं ये लिखूंगा। इनमें से भी कुछ मुश्किल मैं बना दूंगा आपको कि the the connectedness of institutions with public, and that is only possible when there is inclusive government। Inclusive government means pro people, institutions where you actually help people। वहां पे तुम लोग पुलिस की कोई म्यार नहीं रहेगा। पुलिस अच्छी होती है एक्सप्लोरेटरी सिस्टम में। हाँ, सर्विस सिस्टम में ऐसे ही है। मैं सही कह रहा हूँ ना, बात तो सही। मैं आपसे बस सर्वेंट आपका हूँ यार, मैं आपको गलत नहीं बताऊँ। तो पॉइंट ये है कि आप पाथवेज के ऊपर फेल क्यों हो जाएंगे? 90% बच्चे पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी लिखेंगे, लेकिन उसमें से चॉइस ऑफ आइडियाज। पाथवेज का मतलब क्या है जी? आप किन रस्तों को अडॉप्ट करेंगे तो पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। क्या? इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के ऊपर आप लिख सकते हैं, वो गवर्नेंस में आता है। गवर्नेंस की सब टाइप है। तो ठीक है, गवर्नेंस के अंदर आप लिखे तो उसमें ये भी आ जाए।
अब ये एनालिटिकल ऐसे है, इसके ऊपर आपको जियो स्टडी लोकेशन का पॉइंट देना है, तो आपने बताना है पाकिस्तान की जियो स्टडी लोकेशन क्या है, किस पॉइंट पे है, गवादर क्या है, किस तरह है, कराची क्या है, किस तरह है, अफगानिस्तान है या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक हम कैसे जा सकते हैं सारा। अगर आपने बताया था पाकिस्तान की पाथ टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी के ऊपर, मैंने आपको पॉइंट दिया था लोकल गवर्नमेंट का, तो आप बताएंगे कि इंग्लैंड के अंदर लोकल गवर्नमेंट है, वहां पे डेमोक्रेसी बड़ी थ्राइव कर रही है, लोकल गवर्नमेंट की वजह से सोसाइटी में यूनिटी है और ग्रोथ होती है, वहां पे इक्वल डेवलपमेंट होती है। अगर आप बताएंगे कि आपके यूथ जो से हैं उस पर क्वालिटी एजुकेशन है, तो उसको आप लिंक देंगे कि जो क्वालिटी एजुकेशन होती है वो माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करती है, उससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है, उससे लीडरशिप पैदा होती है, लीडरशिप से मुल्क ट्रांसफॉर्म होते हैं। सिंगापुर एग्जाम्पल दे देंगे। जब तक आप आर्गूमेंट्स को सपोर्ट नहीं देते रहेंगे अपने तगड़े कंटेंट से, तब तक आप पास होने वाली पोजीशन में आएंगी नहीं। ये आपका ऐसे था क्रिटिकल एनालिसिस वाला। क्रिटिकल एनालिसिस वाले ऐसे जो से हैं, जर्नल नहीं होगा, क्रिटिकल एनालिसिस है, जर्नल कहाँ से है? क्रिटिकल एनालिसिस है, ठीक है। तो जब तक आप जब तक अपने कंटेंट को नहीं करेंगे रिफाइन, तो आपका क्रिटिकल एनालिसिस वाला ऐसे सही नहीं होना। अब ये जो मैंने आपको दिया है क्लाइमेट चेंज वाला, ये भी क्रिटिकल एनालिसिस है। इसके बाद जो आपका ऐसे आता है आर्गुमेंटेटिव, वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपके फैक्ट्स फिगर कम होते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे आर्गुमेंटेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। मेरे आर्टिकल पढ़ने सारे आर्गुमेंटेटिव हैं, मेरे जो आर्टिकल है सारे आर्गुमेंटेटिव है, सारे के सारे सब आर्गुमेंटेटिव है, ठीक है। उनमें मेजोरिटी आर्गुमेंटेटिव लिखता हूँ मैं, क्योंकि वो आर्गुमेंट्स बिल्ड करता हूँ, हैप्पीनेस के ऊपर है, आपके लाइफ के ऊपर है, या आपके इवन डेमोक्रेसी के ऊपर, तो मैं आर्गुमेंट्स पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने फैक्ट्स फिगर कम दिए होते हैं, आज वाले में ज्यादा थे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे उसमें आया हुआ था होप, उसके बाद क्या था, होप इज दी, नहीं होप द ड्राइविंग फोर्स था इस तरह, होप, जी ये मैंने करवाया हुआ है ऐसा। इफ गोल्ड रस्ट व्हाट शुड आयरन डू, बिल्कुल ये आर्गुमेंटेटिव है। होप इज द ड्राइविंग फोर्स था। हाँ, अब वो वाला आर्गुमेंटेटिव था, होप वाला आर्गुमेंटेटिव ऐसे। जी ऑपोजिट आर्गुमेंट देने चाहिए, लेकिन पाथ टू पाकिस्तान प्रोस्पेरिटी में ऑपोजिट आर्गुमेंट्स ही देंगे। इसमें आप देंगे कि कहाँ पे ब्लॉक आ रहा है, कि ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, यानी कि आप बताएंगे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, लीड कैप्चर है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन को फॉलो नहीं किया जाता, ये ब्लॉकेज है, इसलिए हम ग्रो नहीं कर रहे। तो आप ब्लॉक्स ही बताएंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ, एग्जामिनर के लिए सवाल नहीं छोड़ना आपने। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे और क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे दोनों आपको तगड़े करने चाहिए, बाकी लिटरेरी तो बहुत कम आते हैं, और वो अटेम्प्ट भी नहीं करने चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके पास जब कुछ भी ना बचे सारे लिटरेरी आ जाए तो फिर कर लो, वरना करंट अफेयर कैसे, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस या आर्गुमेंटेटिव जिस तरह होप वाला है, तो ये करें। इन दो ऐसे की स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए दो चीजें बता देता हूँ। अगर आपने अपने क्रिटिकल एनालिसिस कैसे बहुत अच्छे करने हैं, तो आर्टिकल्स मेरे सारे के सारे गोटा लगा, गोटा पता है क्या समझते हो, गोटा रट्टा लगा लो। रट्टे का मतलब पता है क्या, आइडियाज को सबको लिख लो, अंदर सारे आइडियाज निकालो, मैंने बहुत आइडिया आपको दिए हुए हैं, वो सारे ऐसे हैं बेसिकली छोटे छोटे। दूसरी चीज क्या करें, आर्गुमेंटेटिव ऐसे आपने बेहतर करने, फिर भी रीडिंग आर्टिकल्स की तुम लोग उसी पैसे निकाल जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसी पैसे निकाल जाओ। तीसरी चीज क्या कर सकते हो, जो मैं आपको रीडिंग मटेरियल देता हूँ सारा पढ़ो, सारा रीडिंग मटेरियल पढ़ो। और चौथी चीज, अगर आपने बहुत अपने आप को स्ट्रेंथन करना है फर्दर, तो करंट अफेयर पाकिस्तान भी सारे ऑर्डर करो, आपके ऐसे सारे कवर हो जाएंगे। आपके पास तो इतना रिसोर्स है यार, हद हो गई है। आप लोगों को तो मैं सीधे सीधे एसेस बना के दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ, हर हफ्ते दिए जा रहा हूँ। आप सारे आर्टिकल्स को पढ़ लें, वो सारे एसेस हैं। आज भी मैं दिया था वो कौन सा, ग्लोबल रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, दुनिया के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने बता दिए आज वाले में। आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को याद कर लें, बुक के रेफरेंसेस दे दिए अंदर, मैंने बुक से लिखे हैं अंदर। ये तो आपका रिसोर्स था जगह था पूरा, ऐसे आपका कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट किस बात पे हो रहे हैं फर्दर, रिसोर्सेज के ऊपर। तो बड़ा अच्छा है, एआई के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, वो आप एआई वाले लेके आए, एआई के ऊपर मैंने काफी लिखे थे, फिर रुक गया था, एआई के ऊपर काफी हो गए थे। तो पॉइंट कहने का मतलब ये है, आप डोमेन्स को उस तरह तैयार कर सकते हैं, रीडिंग मटेरियल। और अगली चीज, ट्रस्ट मी, आप एक काम करो, बुक उठा लो बाजार से एसएस की, उसको कंपेयर कर लो जो मैंने आपको कंटेंट दिया उससे, कर ले।
आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप कितना ज्यादा अपने आप चप्पलों में फंसाया आप लोग। एक तो ये कंटेंट पढ़ता कोई नहीं है, जाहिर बात है, फ्री है ना, देखो ये बड़ी मौज है तुम लोग की, फ्री है ना, पढ़ता कोई नहीं है। हाँ कल मिल जाएंगे, वही पढ़े। उनको ढेर सारे हैं, वो तो 34 नहीं पेजेस हैं, वो ढेर सारे हैं। वो 100 200 पेजेस होंगे, वो पढ़ लो। आर्गूमेंट्स अच्छे हो जाएंगे, एनालिसिस अच्छा हो जाएगा। फिर आप रीडिंग मटेरियल है वो पढ़ो, करंट अफेयर पाकिस्तान का आउटलाइन करो, और एसेज मैक्सिमम लिखो। तुम लोग पक्के अफसर बन जाओगे यार, मैं बता रहा हूँ अफसर बन जाओगे, मैं बता रहा हूँ अफसर बन जाओगे। जी मेरा अप टू डेट होता है, सारी बात है। 2010 का तो थोड़ी लिखूंगा। यही बात है। और आखिरी चीज आपकी, मैंने अभी तक, ये मैं अपना बता रहा हूँ, अच्छा सीरियसली बता रहा हूँ। अब मैंने अभी तक ना, जब जब से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, एक बच्चा भी ऐसा नहीं है, या जब से मैं पढ़ रहा हूँ सीएसएस, एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने तैयारी दबाए की हो और वो सीएसएस ना कर पाया हो। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है जिसको मैंने देखा हो जिसने सही एफर्ट ने किया और सीएसपी ने बना। हर कोई बनना है। एक तो मेरा बैचमेट है, अपने ही दोस्त है, अब तो बैचमेट नहीं, जूनियर है, 4 5 साल। उसने और मैंने इकट्ठी टाइम दी, उसका ऐसे बहुत अच्छा था, वो फेल हो गया। उसकी फिर जॉब हो गई इस्लामाबाद BS16 में। पहले हम बडीज थे, खड़े होते थे ऐसे की डिस्कशन करने, और यार तू इधर गल सुन यार, जिस तरह होता। फिर मेरी सीएसएस हो गया, उसका नहीं हुआ, तो वो ना BS16 में चला गया, मैं BS17 में आ गया। कुछ उससे बाद ना उसका मुझे फोन आया, कहता सर क्या हाल है आपके। मैं कहूँ यार पता नहीं सर, पता मोहब्बत से कह रहा है। दोबारा उसको फोन, कहता सर आपसे बात करनी है। मैंने फोन किया, मैंने कहा सर कौन है तेरा। कहता नहीं सर वो, मैंने कहा यार बेवकूफ इंसान, सीएसएस कर आके, मैं तेरा सर हूँ, भाई हूँ तेरा, यार हूँ तेरा, इंसान मन। मैं कहा सीएसएस कर करनी तो मैं तेरे अफसर को वैसे तंग करे। उसने स्किप कर दी, छोड़ दिया था मेहनत करके। उसको मैंने सीएसएस दिलवाया और वो सीएस ही बन गया। अब मैं उसे फोन करता हूँ, मैं को सारा बोल मुझे। वो मुझे कहता है अब मैं नहीं बोल रहा। ठीक है। तो कहने का मतलब वो छोड़ गया था, सीएस छोड़ गया था। अब मुझे इतना दुख हुआ एक दिन ना, मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो मुझे फोन किया, कहता सर आपसे बात के लिए टाइम मिल जाएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार तू है कौन, तेरी जरूरत कैसी हुई मुझे सर बोलने की। मैंने कहा मैं बकार हूँ, वो ये बकार, वो बाइक वाला। आ जा यार कितने है तू। मैंने कहा आप सीरियस कर बैठ के। वो 4 साल बाद उसने दोबारा शुरू किया, अगली टाइम भी हो गया। जिस दिन रिजल्ट आया ना, पहला फोन उसका था, कहता बकार हो गया। मैंने कहा मैंने कहा यार हो जाना था तेरा, कब से हो जाना। तो यार उम्मीद ना छोड़े, और जिस पे मेरा यकीन होता है ना इसका हो जाएगा, कभी उसका रुका नहीं है, ट्रस्ट में नहीं रुका। अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश है कि जिस पे मैं कहता हूँ ना इसका हो जाना है, अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश हो जाता है। लेकिन मेहनत नहीं करते तुम लोग, मेरी मेरी मेहनत देखोगे ना, मैं कहता हूँ मेरे जैसे मेहनत करो। मैं कल रात को 2:30 बजे घर पहुंचा हूँ, 12 बजे जिम पहुंचा था। तस्वीर लगाता हूँ मैं 11 बजे, देखता करो। जिस टाइम मैं तस्वीर लगाता हूँ ना, मैं उस टाइम जिम एंटर होता हूँ। उस टाइम तुम लोग रजाई में बड़े होते होगे। जिस टाइम मैं जिम की तस्वीर लगाता हूँ। हाँ, तो मेहनत करते हैं यार मिलके। कोई समझ आई ऐसे की आज। हाँ, अभी जैसे ठंड होनी है ना, ये कुर्सियों से रजाइयों में होने हैं सब। और मैंने मैंने ये ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं सब ने रजाई के अंदर से, मैंने कैमरे ऑन करवा लेने में बता रहा हूँ। मैंने कहा ना कैमरा ऑन करो, मैं कैमरे में क्लास लूंगा, मैंने बैठ रजाई में नहीं बैठने देना तुम लोगों को। हाँ, अल्लाह हाफिज जी। कल कल हम प्रेस ही करेंगे।